अगर आपको लगता है कि भारत के इतिहास में सिर्फ चाणक्य थे जो भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट थे, तो ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास में कुछ और ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने दिमाग और अपनी डिप्लोमेसी से एक बिखरते हुए साम्राज्य को जोड़ने का काम किया, और ऐसा ही एक मराठा भी था। ये वो शख्स था जिसने बिना तलवार उठाए अपने शब्दों और अपनी पॉलिसीज से दुश्मनों को मात दे देता था। मराठा साम्राज्य का वो मास्टरमाइंड जिसे दुनिया नाना फडणवीस के नाम से जानती है। शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य ने कई उतार चढ़ाव देखे, कभी दिल्ली तक पर विजय तो कभी पानीपत में हार। ऐसे में जब सब कुछ बिखरने को था, तब इन्हीं नाना फडणवीस ने मराठा सिंहासन को बचा कर रखा। बड़ी बात यह है कि नाना फडणवीस ना तो कोई राजा थे और ना ही कोई सेनापति, लेकिन उनकी काबिलियत इतनी थी कि राजे महाराजे भी उनके सामने झुकते थे। नाना फडणवीस को मराठा चाणक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मराठों की अंदरूनी राजनीति को संभाला, बल्कि ब्रिटिश निजाम और हैदर अली जैसे बाहरी दुश्मनों को भी अपने गठबंधनों और स्ट्रेटजी से लंबे समय तक रोके रखा। वो एक ऐसे कूटनीतिज्ञ थे जिन्होंने बिना युद्ध किए मराठा साम्राज्य को फिर से ताकतवर बना दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नाना फडणवीस थे कौन, कैसे उन्होंने मराठा दरबार की पॉलिटिक्स को संभाला, उनके कौन कौन से फैसले इतिहास में मिसाल बन गए, और आखिर क्यों उन्हें आज भी भारत का दूसरा चाणक्य कहा जाता है। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो और पैसे बचाना चाहते हैं तो आप एक्सिस बैंक के माई जोन क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और इसके साथ कई सारे ऑफर्स भी हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करना मत भूलिएगा। साल 1761 में जब पानीपत की लड़ाई में मराठों की हार हुई, तब सबको यही लगा था कि यह मराठों का आखिरी अध्याय है। मराठों की आधी सेना इस युद्ध में खत्म हो गई थी। उनके बड़े नेताओं जैसे कि सदाशिवराव भाऊ की इस युद्ध में मृत्यु हो गई। एक तरह से मराठा शक्ति नेतृत्व विहीन हो गई थी। ऐसे में सबने मान लिया था कि मराठे अब खत्म हो गए हैं। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स मराठा कमान संभालता है जो पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स कर रहा था। उसकी अपनी सूझबूझ से कुछ ही सालों में मराठों को दोबारा दक्कन में खड़े होने में मदद मिली। आखिर कौन थे नाना फडणवीस, कैसे वो मराठों के मैकियावेली बन गए? इस कहानी को समझने के लिए शुरू से शुरू करना होगा और जाना होगा उस जगह पर जहां से उनकी कहानी शुरू होती है। महाराष्ट्र में एक नदी है, कृष्णा नदी। यहीं पर एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सतारा। सह्याद्री पर्वत से घिरा यह शहर अपने घाटों और पुराने मंदिरों के लिए मशहूर है। इस शहर में ही एक छोटा सा गांव है वाई। इसी गांव में भारतीय इतिहास की दो महान शख्सियतों ने जन्म लिया। यहाँ एक परिवार था, तांबे परिवार। इस परिवार की एक बेटी इतिहास में झांसी की रानी के नाम से अमर हुई। वही दूसरा परिवार था रास्ते परिवार, जहां से बालाजी बाजीराव या तीसरे पेशवा नाना साहब की पत्नी गोपिक बाई पली बढ़ी। इसी वाई गांव से बस 3 किलोमीटर दूर मेनावली या मेहुनपुरा नाम के गांव में जन्म हुआ था नाना फडणवीस का। नाना फडणवीस मराठा युग के सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक थे। इसी गांव में उनके द्वारा बनवाया गया एक वाड़ा भी है जिसे देखने लोग आज भी दूर दूर से आते हैं। खैर, नाना फडणवीस का असली नाम बालाजी जनार्दन भानु था। नाना असल में उनका उपनाम था। उनके दादा बालाजी भानु कोंकण के एक शहर श्रीवर्धन से यहाँ आए थे और पहले पेशवा पंत बालाजी विश्वनाथ भट्ट के काफी अच्छे दोस्त थे। कहते हैं कि एक बार बालाजी ने पेशवा भट्ट को मुगलों से बचाया था, जिसके चलते खुश होकर उन्होंने नाना फडणवीस की उपाधि से उन्हें नवाजा था। बाद में जब पेशवाओं का पुणे पर कब्जा हुआ तो फडणवीस की उपाधि लेने वाले बालाजी भानु को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। परंपरा के हिसाब से बालाजी जनार्दन भानु ने अपने दादा का नाम और उनकी उपाधि को विरासत में हासिल किया। पेशवा ने जनार्दन भानु को अपने बेटों विश्वास राव, माधव राव और नारायण राव के बराबर माना और उनकी पढ़ाई लिखाई का अच्छा बंदोबस्त किया ताकि उनके दोस्त का बेटा अच्छी पढ़ाई करके मराठा साम्राज्य के काम आ सके। इस तरह नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य से बचपन से ही काफी अच्छे से जुड़ गए थे। साल 1761 में जब पानीपत की लड़ाई हुई तो पेशवा बाजीराव को बहुत आघात लगा। उनके भतीजे सदाशिवराव और बेटे विश्वासराव की मौत इस जंग में हुई थी। इस जंग ने मराठों की सेना को लगभग खत्म कर दिया था। इसी नरसंहार के चलते पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है, वो सदमे में चले गए और पुणे के एक मंदिर में पानीपत का शोक मनाते हुए स्वर्ग सिधार गए। इस तरह पानीपत की इस हार ने मराठों को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया था जहां पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा। पानीपत की लड़ाई सिर्फ मराठा साम्राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि उसके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी एक झटका थी। मराठा साम्राज्य के सामने बहुत बड़ा वित्तीय संकट था और उस पर बहुत सारा कर्ज था।
मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल था और बड़े पैमाने पर करप्शन और पैसे का गबन हो रहा था। इस समय पेशवा की पदवी आई बाजीराव के दूसरे बेटे माधवराव के पास। माधवराव उस वक्त सिर्फ 17 साल के थे। आप देखिए कि एक 17 साल के बालक के पास साम्राज्य चलाने के लिए कितनी ही सूझबूझ होती होगी। ऊपर से माधवराव को जो साम्राज्य मिला था चलाने को, वो भी बहुत बिखरा हुआ था। बहुत ज़्यादा इंटरनल क्राइसिस थी और अराजकता से पूरा मराठा साम्राज्य जूझ रहा था। ऐसी हालत में नाना फडणवीस ने इस टाइम पर पेशवा की बहुत मदद की। अपने साथी मंत्रियों गोपाल राव पटवर्धन, त्र्यंबकराव पेठे, राम शास्त्री के साथ मिलकर उन्होंने पेशवा को स्टेट अफेयर्स में मदद की। ये नाना ही थे जिनकी सलाहों की वजह से पेशवा माधवराव ने मराठा खजानों और खातों पर अच्छे से नजर रखनी शुरू की। किसी भी राज्य को चलाने के लिए सेना से भी पहले चाहिए होता है खजाना, वो धन जिससे सेना भी चलाई जाती है। इसीलिए नाना फडणवीस ने पेशवा माधवराव के अंदर इस बात की समझ पैदा की। इसके चलते कुछ ही समय में मराठों में होने वाला भ्रष्टाचार रुक गया और खजाने का रखरखाव सही ढंग से चलने लगा। इसके बाद राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने पेशवा को जंग लड़ने के लिए भी तैयार किया। इसी की बदौलत 1762 में जब निजाम को पेशवा ने हराया तो मराठों का खोया हुआ वैभव फिर से वापस लौट आया। जल्दी ही माधवराव पेशवा ने मराठों के सभी सरदारों को एक किया और इस एकता के पीछे दिमाग था नाना फडणवीस का। लेकिन मराठों की किस्मत वो अभी भी खराब थी। साल 1772 में माधवराव का निधन हो गया। बेहद कम उम्र में ही मराठों को उन्होंने एक करने का काम किया था। फडणवीस ने उनकी मदद भी की थी, लेकिन एक टीबी नाम की बीमारी ने उनकी जान ले ली। नारायण राव इसके बाद पेशवा बने। वो माधवराव के छोटे भाई थे। नारायण राव माधवराव की तरह शासन चलाने में अभी पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाए थे। कहा तो यह भी जाता है कि माधवराव की तरह वो योग्य भी नहीं थे। प्रशासन को चलाने में और सेना को चलाने में उनके पास टैलेंट की कमी थी। इसी का फायदा उठाकर साल 1773 में उनके चाचा और कमांडर रघुनाथ राव ने एक षड्यंत्र रचा और उनकी हत्या कर दी। सिर्फ 1 साल के भीतर ही दोनों भाइयों की मृत्यु हो गई और मराठे फिर उस जगह पर पहुंच गए जहां वो करीब 12 साल पहले खड़े थे, पानीपत के बाद। दोस्तों, पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वक्त से एक ही परिवार के पास था, राघोबा। इसी वजह से कभी पेशवा नहीं बन सकते थे, लेकिन उनके अंदर पेशवा बनने की इच्छा बहुत पहले से थी। इसलिए उन्होंने नारायण राव की हत्या की थी। ये काम उन्होंने माधवराव के समय में भी करने की कोशिश की थी, लेकिन नाना फडणवीस की कोशिशों के चलते और माधवराव की अपनी योग्यताओं के बदौलत राघोबा ऐसा कर नहीं पाए थे। यहाँ तक कि माधवराव ने उन्हें कैद भी करा लिया था, लेकिन फिर उन्हें छोड़ दिया गया, जिसका रिजल्ट पेशवा नारायण राव की हत्या के रूप में सामने आया। इस हत्या के बाद राघोबा ने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि अब पेशवा परिवार का कोई भी वारिस बचा हुआ नहीं है। इस हालत में जब नाना फडणवीस को पता चला कि पेशवा नारायण राव की पत्नी गंगाबाई गर्भवती हैं, तो तुरंत प्रभाव से उन्होंने 12 भाई संसद का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने अपने साथ 11 दूसरे मराठा सरदारों को एक किया और राघोबा की सत्ता को चुनौती दी। उनकी इस चुनौती से उन्होंने जबरिया पेशवा के पद को उखाड़ फेंका। इसके बाद उन्होंने एक संरक्षक के तौर पर स्टेट अफेयर्स को अपने हाथ में ले लिया। 12 भाई सरदारों में उनके साथ 11 और सरदार थे। इन सरदारों के नाम थे सरदार तुकोजी राव होलकर, महाद्य सिंधिया, हरिपंत फड़के, मोरोबा फडनीस, सकाराम बापू बोकिल, त्रिमुकर मामा पेठे, फलटकर भगनाव प्रतिनिधि, मालोजी घोरपड़े, सरदार रास्ते और बाबूजी नाई। इन 12 लोगों ने 12 भाई परिषद के नाम से एक रेजेंसी परिषद बनाई और 40 दिन की उम्र में माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया। इस तरह माधवराव द्वितीय पेशवा इतिहास के सबसे छोटे पेशवा बने। हालांकि सवाई माधवराव या माधवराव द्वितीय बस नाम के पेशवा थे और 12 भाई परिषद को चलाने वाले नाना फडणवीस राज्य का संचालन देख रहे थे। उन्होंने कभी भी खुद को पेशवा नहीं बनाना चाहा और ना ही अपने पद का फायदा उठाने की कोशिश की। उनके लिए मराठा संघ का फ्यूचर इंपॉर्टेंट था। इसलिए जब नारायण राव की हत्या के बाद स्वार्थी मराठा सरदार ये चाहते थे कि वो फायदा उठाएं हालात का, तो फडणवीस ईमानदारी और बिना किसी स्वार्थ के मराठों के लिए काम करने को आगे आए। दोस्तों, फडणवीस एक दूरदर्शी मंत्री थे। उन्हें पता था कि आगे चलकर मराठों के दुश्मन के तौर पर फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापारी बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे। इस बात को महाद्य शिंदे, जो कि एक बहुत महान योद्धा थे, वो अक्सर अनदेखा कर देते थे। इतिहासकार मानते हैं कि महाद्य शिंदे अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को भांप नहीं सके। वहीं दूसरी तरफ फडणवीस ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक बहुत मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा कर दिया था। जी हाँ, मराठों के चाणक्य को अच्छे से पता था कि एक सैनिक को जीतने में एक खुफिया जानकारी बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। ये मराठों द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे मजबूत नेटवर्क था। ये इतना गजब नेटवर्क था कि साम्राज्य के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी घटना फडणवीस के पास कुछ ही घंटों में पहुंच जाती थी।
इस तरह अंग्रेजों की कोई भी चाल फडणवीस से बच नहीं सकती थी। यही वजह है कि अंग्रेज फडणवीस से डरते थे। मराठा साम्राज्य में वो अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो उनकी मंशा को अच्छी तरीके से समझ सकते थे। फिर अंग्रेजों ने बहुत कोशिश की कि उनकी राह का कांटा हमेशा के लिए उनके रास्ते से हट जाए। उन्होंने नाना फडणवीस को हटाने के लिए कई चालें भी चली, लेकिन फडणवीस को जनता और मराठा प्रधानों का पूरा सपोर्ट था, इसलिए अंग्रेजों की चालें लगातार फेल हो रही थी। जब राघोबा ने अंग्रेजों की मदद से पूना पर कब्जा करने की कोशिश की तो फडणवीस ने उनके खिलाफ हैदराबाद निजाम और सतारा के भोंसले के साथ गठबंधन करके मुंहतोड़ जवाब दिया। राघोबा ने 1775 में अंग्रेजों से संधि की थी। इसके अनुसार रघुनाथ राव ने बसीन और सालसेट को अंग्रेजों को सौंपने का वादा किया, लेकिन अंग्रेजों ने बाद में अपना वादा पूरा करने से मना कर दिया। इसके बाद हालांकि अंग्रेजों ने 1776 में मराठों के साथ पुरंदर की एक संधि साइन की, लेकिन नाना फडणवीस के होते वो इस संधि का फायदा नहीं उठा पाए। इस संधि के अनुसार माधवराव द्वितीय को नया पेशवा स्वीकार किया गया और अंग्रेजों ने सालसेट और भारी युद्ध क्षतिपूर्ति को अपने पास रख लिया। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने पुरंदर की संधि को रिजेक्ट कर दिया और मराठों के खिलाफ अभियान को मंजूरी दे दी। इस बार उन्होंने 1777 में पूना में एक और संधि की, जिसका एकमात्र पर्पस था फडणवीस को रास्ते से हटाना। हालांकि नाना ने ब्रिटिश सेना पर जवाबी हमला किया और 1779 में उन्होंने पूना में उन्हें करारी मार दी। बाद में अंग्रेजों ने नाना फडणवीस को उनके पद से हटाने की कोशिश की तो साल 1777 में उन्होंने फ्रांसीसियों को वेस्टर्न कोस्ट पर एक पोस्ट बनाने की परमिशन दे दी। इसकी वजह से अंग्रेजों ने पुणे पर हमला कर दिया और वडगांव की लड़ाई में मराठा सेना ने अंग्रेजों को हराकर वडगांव की संधि के लिए मजबूर कर दिया। इसके तहत 1783 तक मराठा साम्राज्य के जिस भी हिस्से पर अंग्रेजों ने कब्जा किया था उसे लौटाना पड़ा। इसके बाद साल 1782-83 तक नाना फडणवीस ने अंग्रेजों की खिलाफत जारी रखी। फिर साल 22 की संधि हुई, जिसके तहत रघुनाथ राव को पेंशन जारी की गई और मराठों का अपनी जमीन पर कब्जा बना रहा। फिर 1784 में नाना फडणवीस की अगुवाई में मराठों ने मैसूर के टीपू सुल्तान का मुकाबला कर कई ऐसे इलाके फिर से हासिल कर लिए जिन पर टीपू ने कब्जा कर लिया था। इसी डिप्लोमेसी के तहत 1789 में टीपू के खिलाफ उन्होंने अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम का साथ दिया और तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में पार्ट लिया। इससे मराठों की टीपू सुल्तान के राज्य का एक हिस्सा भी मिल गया। इस तरह से अपने विवेक के बल पर नाना फडणवीस हर पक्ष से लड़ रहे थे तो मौके पर एक दूसरे के साथ समझौता करके पेशवा के साम्राज्य को मजबूत भी बना रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हैदराबाद के निजाम से समझौता किया तो मुगल शासक शाह आलम का भी साथ दिया। अपनी स्ट्रेटेजी के तहत नाना फडणवीस की अगुवाई में मराठों ने मुगल शासक की रक्षा भी की थी। फिर 11 मार्च 1795 को हुई खरदा की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। खरदा महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पड़ता है। दरअसल जब हैदराबाद के निजाम के साथ सालों से चल रही बातचीत का कोई सलूशन नहीं निकला तो तत्कालीन निजाम मीर निजाम अली खान और मराठों की सेना आमने सामने आ गई। निजाम की भारी भरकम सेना का मुकाबला करने के लिए पेशवा सवाई माधवराव की अगुवाई में नाना फडणवीस ने सभी मराठा राज्यों को एक कर लिया। यह युद्ध होलकर, शिंदे, गायकवाड़ और भोसले जैसे सभी सरदारों ने मिलकर लड़ा और निजाम की इसमें बुरी तरह से हार हुई। इससे मराठों को निजाम का कुछ हिस्सा और बहुत ज़्यादा पैसा भी मिला। इस तरह से फडणवीस की कोशिशों के कारण मराठा संघ ने एक बार फिर अपनी शक्ति हासिल की और मुगल शाह आलम के संरक्षक भी बन गए। साल 1800 में एक बीमारी के चलते नाना फडणवीस का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद को अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया, जिससे दूसरा एंग्लो मराठा युद्ध भड़क उठा। इसने मराठा संघ के विघटन की शुरुआत की। इस तरह दोस्तों मराठों के चाणक्य ने करीब 40 साल तक मराठों को एक करने में अपनी जिंदगी बिता दी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कोई भी मराठा साम्राज्य के पतन को नहीं रोक पाया। आखिर में साल 1819 तक मराठा साम्राज्य का सूरज पूरी तरह से डूब गया और उसकी जगह अंग्रेजों ने ले ली। तो दोस्तों ये थी कहानी मराठा साम्राज्य के अंत की और उनके चाणक्य की, जिनकी बदौलत 40 सालों तक मराठा साम्राज्य बचा रह पाया, खास तौर पर पानीपत की जंग के बाद, जब सबने सोच लिया था कि अब मराठा साम्राज्य का कुछ नहीं हो सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप नाना फडणवीस के बारे में जानते थे या नहीं, ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।